हाय। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड का टॉपिक सेकेंड, क्योंकि हमने पहला टॉपिक मूल्यांकन कर दिया है जो कि आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा। आज हम टॉपिक जो सेकेंड है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, उसके साथ सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये दोनों टॉपिक यानी कि टोटल 3 टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये तीनों टॉपिक आज हो जाते हैं तो अपने 15 नंबर कवर हो जाएंगे जो हिंदी की शिक्षण विधियों के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तीसरे यूनिट से और तीसरे यूनिट के सेकेंड टॉपिक से, जिसका नाम क्या है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। मीन्स कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण यहाँ पर कहा गया है और इसका अर्थ होता है कि जब आप अध्यापक हो और आप छात्र को पढ़ा देते हो तो उसने कितना ज्ञान अर्जन किया या फिर उसकी उपलब्धियों का परीक्षण करना उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण कैसे करते हो, उस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और ज़्यादातर डेफिनेशन पूछने की संभावना है या फिर उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के जो चरण हैं वो पूछे जाने की संभावना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे और आपको मैंने अभी बता दिया है कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस लिए किया जाता है। आपको अगर कोई पूछे तो आपको बताना है कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि छात्र ने कितना अधिगम ग्रहण किया है उसकी जानकारी हमें मिल सके या फिर छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी हमें मिल सके। तो यहाँ पर पहले मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है ईबेल, उन्होंने कुछ उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए कुछ डेफिनेशंस दी थी, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहले हैं ईबेल। ईबेल का कहना था कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो छात्रों द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करना है। अब इसमें भी आपको मैंने वो कीवर्ड पकड़ने की ट्रिक बताई थी, वैसे कुछ बता देता हूँ ताकि और इजी पड़े कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। अगर आपसे कोई पूछे या फिर ईबेल की डेफिनेशन आ गई तो आप कैसे याद करोगे कि ईबेल की ये डेफिनेशन है, तो ईबेल से याद कर लो बेल। एक बेल जो होता है उसने कितना खाना ग्रहण किया है आपको वो चेक करना है। इस कहानी को समझो कि अगर आपके घर में एक बेल है, कहानी अपने इमेजिनेशन करके बनाओ कि आपके घर में एक बेल है जो बीमार पड़ गई है, ठीक है, तो उसने कुछ ज़्यादा खाना ग्रहण कर लिया होगा, इस कारण से वो बीमार पड़ी, तो उस खाने उसने कितना ग्रहण किया था उसका मापन करना है। वैसे ही एक छात्र ने कितना ज्ञान अर्जन किया उसका मापन करना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि भाई ये चीप है तो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन कितना ज्ञान ग्रहण किया है उसका मापन करना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। ये किसका कहना था, ईबेल का। अब सेकंड चलते हैं गैरिसन। गैरिसन जो थे उनका क्या कहना था वो देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करना है। उपलब्धि परीक्षण क्या है कि जो बालक है उसकी वर्तमान यानी कि जब आप पढ़ा रहे हो तब उसके तत्कालिक योग्यता या फिर किसी विशेष क्षेत्र में उसके कौशल को की सीमा को ज्ञात करना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब गैरिसन से गैर याद करो जो कि गाड़ी में होते हैं, तो एक गाड़ी जो है कुछ सीमा तक जा सकती है, जब तक उसमें पेट्रोल है तब तक जाएगी, उस सीमा फिर पेट्रोल ख़त्म होने के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी एक सीमा है, लिमिट है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको याद कर लो, गैरिसन से गाड़ी और वो एक सीमा तक चलती है जब तक उसमें पेट्रोल है। तो गैरिसन ने क्या कहा था कि छात्र की सीमा का मापन करना, मीन्स कि छात्र की योग्यता और विकास के कौशल की सीमा का मापन करना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। तो हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ लिए। पहली थी ईबेल की जो हमें समझ में आ गई है कि क्या कि किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जन किया है उसकी योग्य, उसने कितना छात्र मतलब कि छात्र ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है उसकी योग्यता का मापन क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। सेकंड है गैरिसन, उस छात्र की ज्ञान की सीमा को मापना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। ये किसका कहना था, गैरिसन का। अब फ्रीमैन की बात करते हैं। फ्रीमैन का कहना था कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलता का मापन करें। फ्रीमैन का क्या कहना था कि जो कोई सब्जेक्ट यानी कि स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट होगी या फिर किसी पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में से स्पेसिफिक सब्जेक्ट का में व्यक्ति के जो सब्जेक्ट है उसमें व्यक्ति की समझ, ज्ञान और कुशलताओं का मापन करना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर फ्रीमैन का क्या कहना था वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए
कि फ्रीमैन का कहना था कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लो, उसमें कोई व्यक्ति ले लो, यानी कि कोई स्टूडेंट ले लो। जैसे कि हिंदी की आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 में से कोई भी एक स्टूडेंट ले लो और सब्जेक्ट ले लो हिंदी। तो उसमें उस बच्चे के ज्ञान की, कुशलता की और समझ की क्लास लो या फिर टेस्ट लो, उस ज्ञान का या फिर समझ का या फिर कुशलता का टेस्ट लो। तो आपको उसका मापन होगा या फिर उसके बारे में ज्ञात होगा कि वो बच्चा कितना समझदार है, कितना ज्ञान हिंदी के लिए ग्रहण किया है, हिंदी में कितनी समझ है और कितनी कुशलता है। इसे क्या कहा गया है फ्रीमैन के द्वारा? उपलब्धि परीक्षण। तो इसको याद कर लो कि एक मैन है जिसको आपने फ्री छोड़ दिया है। तो अगर आपने उस छात्र को फ्री छोड़ दिया है तो वो फिर देखना आप उसको कि उसने कितना ज्ञान अर्जन किया है, कितनी समझ अर्जन की है या फिर कितनी कुशलता अर्जन की है जब आप उसको फ्री छोड़ते हो तब। तो उस प्रकार से याद कर सकते हो फ्रीमैन की डेफिनेशन। अब लास्ट है सुपर की। सुपर, यहाँ पर गण अर्जुन की जगह ज्ञान अर्जन कर लेना है, ठीक है। एक ज्ञान अर्जन परीक्षण यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है। यह किसका कहना था? सुपर का। अब इसको कैसे याद करोगे? आप अपना एक सुपर हीरो अपने माइंड में डिसाइड करके रखते हो कि मुझे ये सुपर हीरो अच्छा लगता है। आपने किस प्रकार से सोचा कि वो एक सुपर हीरो अच्छा है? आपने देखा कि वो क्या कर सकता है, आपने उससे कितना सीखा, या फिर आपने उसको कितनी अच्छी प्रकार से कोई कार्य कर लेते हुए देखा। ये जब आप तीनों चीज़ें उसके अंदर देखते हो तब आप उसको अपना सुपर हीरो या फिर अपना आइडल मानते हो। तो ये डेफिनेशन सुपर की थी, उस प्रकार से उस कीवर्ड से याद कर सकते हैं। तो ये 4 डेफिनेशन थी। सुपर के लिए क्या डेफिनेशन याद करनी है, फिर क्या कीवर्ड पकड़ना? तो क्या और कितना सीखा, वह कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है। ये वाली डेफिनेशन जब भी आ जाए या फिर ये वाले वर्ड्स जब भी आ जाए तो वहाँ पर सुपर कर देना। फ्रीमैन की जब बात भी आ जाए, फ्रीमैन की, तब वहाँ पर क्या करना आपको कि ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करना उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ज्ञान, समझ और कुशलता शब्द आ जाए तब फ्रीमैन करना। गैरीसन एक सीमा तक, और उपलब्ध ईबेल के लिए था ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का मापन, तो ये 4 डेफिनेशंस थी जो मैंने अपने तरीके से याद करवाने की कोशिश की। अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगे तो उस तरीके से याद करना। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार अगर आपको कोई पूछे तो उसके 2 प्रकार हैं, प्रमापित और अप्रमापित। प्रमापित की मीन्स कि पहले से डिसाइड किया हुआ परीक्षण, जैसे कि आपने पहले से डिसाइड करके रखा होगा कि मुझे 1 महीने बाद ये जब टॉपिक हो जाएगा तब छात्रों का टेस्ट लेना है। इतने नंबर का टेस्ट होगा, मीन्स कि 100 नंबर का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चंस रहेंगे वगैरह वगैरह, तो पहले से डिसाइडेड है, उसे प्रमापित कहते हैं। अप्रमापित का मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं है, अचानक से ले लेना, या फिर उसका कोई भी डिसाइडेशन नहीं हुआ है, अचानक से आप टेस्ट ले लेते हैं, कितने क्वेश्चन पूछने ये भी डिसाइड नहीं है, उसे कहते हैं अप्रमापित। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। अब उपलब्धि परीक्षण के चरण, तो उपलब्धि परीक्षण के 4 चरण हैं। पहले तो स्वरूप योजना बनाना, कि पहले तो आप योजना बनाइए कि आपको किस प्रकार से टेस्ट लेना है, कि और कितने नंबर का लेना है, कौन से क्वेश्चन पूछने, पहला काम हो गया। दूसरा, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, कि आप पहले अपने शैक्षिक उद्देश्यों को लिखो कि आप उस बच्चे को ये जो उपलब्धि परीक्षण ले रहे हो उनका उद्देश्य क्या है, या फिर आप उन बच्चों को जो पढ़ा रहे हो उनका उद्देश्य क्या है। पहले योजना बनाओ, फिर उद्देश्य लिखो। ठीक है। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करो, आपने जो पेपर बनाना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो। और चौथा है, ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करो। ठीक है। ये उपलब्धि परीक्षण के 4 चरण हैं। पहले जैसे कि मुझे आपका टेस्ट लेना है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि योजना बनाऊँगा। फिर दूसरा क्या करूँगा, अपने उद्देश्यों को, मीन्स कि मैं बना क्यों रहा हूँ उसको डिसाइड करूँगा। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाऊँगा, फिर पेपर बनाऊँगा, तो उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर बनाऊँगा। तो ये उपलब्धि परीक्षण के चरण हैं, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार और उपलब्धि परीक्षण की डेफिनेशन। अगर इतना ही पढ़ना है, आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में ही पूछा गया है, उसके अलावा नहीं। तो हमें जितना ज्ञान चाहिए उतना हमने ले लिया है।
अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले जो क्वेश्चन आया था वो देखो, 2022 की शिफ्ट 1 में रीट के लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया था, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के पदों का मतलब कि निर्माण के लिए कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर होगा 4। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उपलब्धि परीक्षण के 4 चरण होते हैं। पहला स्वरूप योजना बनाना, दूसरा था शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, तीसरा था ब्लूप्रिंट बनाना और चौथा था ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न बनाना था। तो ये 4 चरण थे और यहाँ से ही क्वेश्चन आया था कि कितने चरणों या फिर कितनी पदों पे बनाया जाता है, तो 4 पदों पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में से कौन सा पद नहीं है। तो पहला क्या है, परीक्षा की योजना बनाना, तो ये तो है, पहला पद तो है। दूसरा पद क्या है, परीक्षा के प्रारंभिक रूप की रचना करना, हाँ ब्लूप्रिंट बनाना, मीन्स कि यहाँ पर परीक्षा के प्रारंभिक रूप की रचना बनाना मीन्स कि ब्लूप्रिंट कहा गया है। परीक्षण का पुनः निरीक्षण करना, कि हाँ भाई चेक करना, उद्देश्यों का मतलब कि वो ज्ञात करना कि हमें जो उद्देश्य पूरे हो रहे कि नहीं, तो वही पुनः चेक करना। और परीक्षा का अनुप्रयोग करना, तो ये नहीं है, चौथा आंसर नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न आया था रीट 2022 की लेवल 2 की शिफ्ट सेकंड में, तो ये इम्पोर्टेंट था कि अनुप्रयोग नहीं करना है हमको, योजना बनानी है, फिर ब्लूप्रिंट बनाना है, फिर पुनः निरीक्षण करना है, लेकिन अनुप्रयोग नहीं करना है। एक क्वेश्चन उसकी तरह ही था, एक और ले लेते लास्ट वाला, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का चरण नहीं है, वही उसी टाइप के क्वेश्चन थे। शैक्षिक उद्देश्यों का लिखना, तो राइट है, हमें उद्देश्यों को तो लिखना चाहिए। फिर क्या है, छात्रों की कमियों के कर्म की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न पत्र के निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो अब इसमें से आप आंसर बताइए पॉज करके, मैं आपको आंसर बाद में बताता हूँ। ये ऑप्शन है, तो इस ऑप्शंस के आधार पर आंसर होगा बी, कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करना तो है, प्रश्न पत्र का निर्माण करना भी है, समांकन कलन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट की योजना बनाना, ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति करना, ठीक है, और छात्रों की कमियों के कर्मों की जानकारी प्राप्त करना, ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण में नहीं आता है। तो इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो हमने इसी टाइप के अनुसार ही पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, उपलब्धि परीक्षण के चरण, स्वरूप योजना बनाना, शिक्षक के उद्देश्यों को लिखना, ब्लूप्रिंट बनाना और ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र बनाना। ये जो लैंग्वेज है इसको मुड़ाकर पद जो है ना, भाषा, जैसे कि ब्लूप्रिंट की जगह कुछ और आ सकता है शब्द, लेकिन क्रम यही रहेगा, ठीक है। तो चरण 4 हैं, फिर प्रकार पूछे तो 2 हैं, और ये डेफिनेशन थी। तो हमने इस आधार पर यूनिट 3 का दूसरा टॉपिक भी कर लिया है। हाय, तो अब हम कर लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं इसको, या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी इम्पोर्टेंटली याद रखना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन कहा जाता है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन भी कहा जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ये एक आर्टिकल था जो सरकार द्वारा निकाला गया था कि छात्रों को कैसे पढ़ाना है, या फिर एक नियम थे कि छात्रों को किस तरह से पढ़ाना है उसके लिए। तो व्यापक यहाँ पर जो शब्द दिया है, सतत का मतलब लगातार होता है लेकिन निश्चित समय के बाद, ठीक है। और समग्र का मतलब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन पैराग्राफ में दी है, तो उसको मैं समझा देता हूँ पढ़कर, कि व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय में आवश्यकता होती है। व्यापक का आकलन अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जा सकता है। ये व्यापकता की डेफिनेशन थी। व्यापक का मतलब क्या होता है कि छात्र का सर्वांगीण विकास, मीन्स कि उसका विकास हमें शारीरिक रूप से भी करना है, मानसिक रूप से भी करना है, सामाजिक रूप से भी करना है, नैतिकता के रूप में भी करना है और संवेगात्मक रूप से भी करना है। यहाँ पर व्यापक का मतलब ये दिया हुआ है। और कुछ चीज़ें हमें याद और भी रखनी है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ नहीं है
कि आपको 3 अर्थ देगा कि जैसे कि छात्र का व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, और एक तीसरा और चौथा ऑप्शन देगा जो नहीं है, जैसे कि मंदबुद्धि बालकों को कमज़ोर बताना, या फिर छात्रों में तुलना करना कि एक बच्चा होशियार है और एक बच्चा कमज़ोर है। तो वैसे 3 ऑप्शन देकर चौथा ऑप्शन गलत देगा। तो क्या क्या समग्र एवं सतत मूल्यांकन का आशय नहीं है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में हम समझते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का पर्याय नहीं है। मीन्स कि समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का पर्याय नहीं है। सिर्फ परीक्षा लेना इसका काम नहीं है। इसका काम है छात्रों के अंदर विकास करना, किसका, सामाजिकता का, शारीरिकता का, मानसिकता का और नैतिक और सांवेगिक गुणों का, ठीक है, विकास करना। इसका अर्थ परीक्षा का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ परीक्षा नहीं है या फिर परीक्षा का पर्यायवाची सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। और नहीं बच्चों का नियमित परीक्षण करना है। इसका आशय बच्चों को ग्रेड या अंक देना या उन्हें फेल पास कर सर्टिफिकेट देना भी नहीं है। बच्चों को मंदबुद्धि, कमज़ोर या होशियार इत्यादि नाम भी देना नहीं है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना भी नहीं है। बच्चों को डराकर फिर प्रेरित करना भी नहीं है। इसका अर्थ इसमें एक बच्चे की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना भी नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि इसका आशय क्या नहीं है और इसका आशय क्या है। यूँ पूछे तो बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक और संवेगात्मक गुणों का विकास करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 क्षेत्र हैं, जो एक तो है संज्ञानात्मक और एक सह संज्ञानात्मक। तो पहले हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिमागी तौर पर या फिर उसके ज्ञान में विकास करने के लिए या फिर ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए पहला क्या है, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसमें छात्र भी दो प्रकार हैं। एक तो है संरचनात्मक या फिर निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। संरचनात्मक और निर्माणात्मक आकलन के बारे में बार बार पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ी सी आसान सी भाषा में समझाता हूँ। जब एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है या फिर आपको भी जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं या फिर क्लास टेस्ट लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट या फिर थर्ड टेस्ट, या फिर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं। तो उसी टेस्ट को क्या कहा गया है यहाँ पर, संरचनात्मक या फिर निर्माणात्मक आकलन। इसमें क्या होता है और ये तो हमने पढ़ लिया कि जो क्लास में टेस्ट लेते हैं वो, या फिर पढ़ाने के कुछ विशेष पाठ पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं, उसको संरचनात्मक और निर्माणात्मक आकलन कहा गया है। अब क्यों लेते हैं, ताकि जो छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं वो छात्रों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए टेस्ट लेते हैं एक, और उसका विकास और करने के लिए कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और सरल भाषा से समझाए, छात्रों को पढ़ने में कहाँ कठिनाई हो सके, उस बातों का ज्ञान करने के लिए हम संरचनात्मक और निर्माणात्मक आकलन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो संरचनात्मक और निर्माणात्मक की परिभाषा दी गई है। इसे सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। हाँ, इसे क्या कहा जाता है, सीखने के लिए आकलन, कि हाँ हम और सीखें कि छात्रों को किस तरह से पढ़ाना है, यह सीखने का आकलन कहलाता है, ठीक है। इसे और क्या नाम दिया गया, सीखने के लिए आकलन, और इसका पहला नाम क्या था, संरचनात्मक और निर्माणात्मक आकलन। इसका प्रमुख प्रयोजन छात्र की वह रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनना है जो उन्हें बेहतर सीखने में प्रभावित प्रगति करने में उनकी मदद करे। यह मीन्स कि यहाँ पर कहना चाहता है कि और भी ज़्यादा छात्रों को सीखने के लिए और रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है छात्रों को, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। यह छात्र को आगे चलते जाने की, सीखने की प्रगति करने के लिए मार्ग बताता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो छात्र क्या कर सकता है क्या नहीं, उसका पहले प्रश्न पूछते हैं। फिर छात्र को क्या कठिन लगता है या क्या नहीं लगता है, उसे पूछना चाहिए। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या आवश्यक है, ये पूछना चाहिए। निर्माणात्मक आकलन एक औपचारिक है, यह नैदानिक और व सुधारात्मक होता है, ठीक है। यह सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है। सत्र में कितनी बार आयोजित किया जाता है, ये प्रश्न है। संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन तो हमें बताना है कि 4 बार किया जाता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, सीखने के लिए आकलन करना कहलाता है। और इसका कार्य क्या है कि छात्र को और ज़्यादा ज्ञान दे सकना या फिर उनके पढ़ने में जो कठिनाई है उनको दूर करना, इसे संरचनात्मक आकलन कहा जाता है। अब योगात्मक आकलन की बात करते हैं। तो योगात्मक आकलन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। योगात्मक आकलन, इसे सीखने का आकलन भी के नाम से भी जाना जाता है।
इसका प्रमुख प्रयोजन छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है। भाई इसका पहला क्या काम है, तो इसे सीखने का आकलन कहा जाता है, क्योंकि जो हमने सीखा है उसका आकलन कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, हम सीखने के लिए आकलन कर रहे थे। संरचनात्मक आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन में क्या करें, सीखने के लिए आकलन, कि हमको और सीखना है इसलिए आकलन करते हैं। जैसे कि आप अपने मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो आप कहाँ गलती कर रहे हो ये देखने के लिए करते हो, तो वो सीखने के लिए आकलन हो गया। इसे संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन कहते हैं, वो पढ़ लिया। अब जब आपका पेपर होगा तो उसमें क्या होगा, जो आपने सीखा है उसका आकलन होगा। इसे सीखने का आकलन कहा गया है। इसका प्रमुख प्रयोजन छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या एक वर्ष हो सकती है। जो हाफ ईयरली के बाद ईयरली होती है, यानी कि ईयरली होती है, इसे योगात्मक आकलन कहा गया है। इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये साइकोलॉजी में भी है, मैथ में भी है, मीन्स कि मैथ की शिक्षण विधियों में भी है, हिंदी की शिक्षण विधियों में भी है। ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग आमतौर पर एक छात्र अन्य छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें तुलना की जाती है। ठीक है, मीन्स कि वो रिजल्ट आता तब देख सके कि कौन से छात्र अच्छे हैं कौन से नहीं, या फिर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, किसी और का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे तुलना में कमज़ोर है या फिर अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इसका उपयोग विद्यार्थी के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यह 3 घंटे की लिखित परीक्षा होती है तथा सत्र में 2 बार आयोजित की जा सकती है। या तो सत्र में 1 बार आयोजित की जा सकती है, या फिर सत्र में 2 बार, जो हाफ ईयरली और ईयरली होती है वही। ठीक है। इसके द्वारा सत्र के अंत में विद्यार्थी को के प्रदर्शन का अंतिम आकलन किया जाता है। ये अंतिम आकलन भी है, ये सीखने का आकलन भी है। और सीखने के लिए आकलन कौन सा है, संरचनात्मक निर्माणात्मक आकलन। ये ध्यान रखना, सीखने के लिए आकलन संरचनात्मक निर्माणात्मक आकलन है और सीखने का आकलन योगात्मक आकलन है। ठीक है। और इसके बाद मैंने पहले ही बता दिया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र भी है और एक सह संज्ञानात्मक क्षेत्र भी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके 2 प्रकार है, संरचनात्मक और योगात्मक। अब सह संज्ञानात्मक का मतलब मैं समझा देता हूँ, उसका डीपली इतना नहीं पूछेंगे तो मैं बोलकर समझा देता हूँ आपको। सह संज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत सह पाठ्यक्रम गतिविधि जैसे खेलकूद, योग, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सहयोग, अनुशासन, अभिवृत्ति आदि को शामिल किया जाता है। सह संज्ञानात्मक में क्या क्या आता है, जैसे कि खेल हो गया, व्यायाम हो गया, फिर योग हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो गया, अनुशासन हो गया, वो सह संज्ञानात्मक में आता है। उनका परीक्षण करना या फिर वो सिखाना, वो किस में आ गया, सह संज्ञानात्मक में। और संज्ञानात्मक में क्या आ गया, छात्र का टेस्ट लेना। लेकिन टेस्ट 2 प्रकार से होते हैं, एक तो संरचनात्मक और एक योगात्मक। संरचनात्मक वो जो क्लासरूम के अंदर दिए जाते हैं, और पढ़ने के बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको योगात्मक कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने जो तीसरा यूनिट समग्र एवं सतत मूल्यांकन था वो भी कर लिया है। अब हम चौथा यूनिट लास्ट जो बचा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौथे यूनिट का नाम क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ। उससे पहले निदानात्मक को समझा लेते हैं। तो एक छात्र के लिए मतलब को पढ़ाने से पहले या फिर की कठिनाइयों को की जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि छात्र के किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, छात्रों को मैथ समझ में नहीं आ रही है, मैथ के सूत्र समझ में नहीं आ रहे, या फिर कोई और टॉपिक जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर पढ़ने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है, उसकी जानकारी लेना क्या कहलाता है, निदानात्मक प्रशिक्षण। और जब हमें निदात्मक शिक्षण हो जाता है, मीन्स कि हमें पता चल जाता है कि छात्र कहाँ पर कमज़ोर है, तो उसका उपचार करते हैं हम कि भाई अब इसके लिए हमें क्या करना है। जैसे कि छात्र गणित में कमज़ोर है, हमने निदानात्मक परीक्षण करके पता लगा दिया है कि छात्र गणित में कमज़ोर है। अब उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या उपचार करना चाहिए, उसको बार बार अभ्यास करना चाहिए, या फिर उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए, फिर सवाल सोल्व करने चाहिए। वो उपचारात्मक परीक्षण में आता है। ठीक है। निदानात्मक में छात्र की कठिनाइयों को ज्ञात करते हैं और उपचारात्मक में छात्र की कठिनाइयों को दूर करते हैं। ठीक है। तो पहले हम निदानात्मक परीक्षण पढ़ लेते हैं, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण पढ़ लेंगे। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ दोष या कमियों के कारणों का पता लगाना है। इसका उद्देश्य बालकों की कठिनाइयों के कारण का पता लगाना है। शैक्षणिक निदानात्मक के क्षेत्र कौन कौन से, कि निदानात्मक क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि कहाँ पर आप निदानात्मक क्षेत्र चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो और कहाँ पर आप चेक कर सकते हो। वाचन संबंधित अशुद्धि ज्ञात करने के लिए आप निदानात्मक प्रयोग कर सकते हो। लेखन संबंधित अशुद्धियों को प्राप्त करने के लिए निदानात्मक प्रयोग कर सकते हो। रचना संबंधी अशुद्धियाँ या फिर व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को ज्ञात करने के लिए निदानात्मक प्रयोग कर सकते हो। ठीक है।
अब निदानात्मक परीक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? 4 हैं। पहली तो निरीक्षण करो, आप खुद से आकलन करो कि छात्र कहाँ पर गलती कर रहा है। आप जब होमवर्क करके लाए तब उसकी बुक चेक करो और देखो कि उसकी गलतियाँ क्या क्या हैं। दूसरा है परीक्षण करना, वही टेस्ट लेना। फिर उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू में, और संचित अभिलेखन यानी कि उसकी सारे डेटास अपने पास इकट्ठा करो कि उसके कितने ग्रेड्स आते हैं या फिर ऑल ओवर एग्ज़ाम में वो कैसे परफॉर्मेंस देता है। उन सभी डाटास को इकट्ठा करके फिर देखो कि वो कहाँ पर कमज़ोर है। तो वो संचित अभिलेखन कहलाता है। साक्षात्कार का मीन्स कि इंटरव्यू लेना, परीक्षण मीन्स कि परीक्षा लेना, और निरीक्षण का मतलब होता है कि ध्यान से उसकी परीक्षा ना लेना लेकिन उनकी हरकतों या फिर उनके कार्य को देखकर आकलन करना, ये निरीक्षण परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो हमने निदानात्मक विधियाँ देख ली, 4 हैं। और उसके बाद उसके क्षेत्र देख लिए। वाचन संबंधी अशुद्धियों में निदानात्मक प्रयोग कर सकते हैं हम के लिए, लेखन संबंधी अशुद्धियों के लिए, रचनात्मक संबंधी और व्याकरण के लिए। इसका अर्थ क्या है? छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना। अब हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण में जहाँ बालकों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, वहीं उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को दूर करना होता है। ठीक है, तो पहले निदानात्मक में क्या होगा? छात्रों की कठिनाइयों को पता लगाएंगे, और उपचारात्मक में क्या करेंगे? उन कठिनाइयों को दूर करेंगे। ठीक है, इसे चिकित्सात्मक शिक्षण भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि चिकित्सात्मक अध्ययन किसे कहते हैं? निदानात्मक को कहते हैं, उपचारात्मक को कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, या फिर इनमें से किसी को नहीं कहते? तो उपचारात्मक को कहते हैं, क्योंकि एक चिकित्सक या फिर डॉक्टर क्या करता है? पहले आपके रोग को पता लगा देता है, फिर उसके बाद आपका इलाज करता है, उपचार करता है। तो उसको ही क्या कहा गया है? चिकित्सात्मक अध्ययन कहा गया है। ठीक है, इसके भी उपचारात्मक के भी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वाचन संबंधित क्षेत्र मीन्स के वाचन पढ़ने में क्या दिक्कत है उसको ठीक कर सकते हैं आप। लेखन संबंधित क्षेत्रों को ठीक कर सकते हैं, रचना संबंधित क्षेत्रों को ठीक कर सकते हैं, या फिर व्याकरण संबंधित क्षेत्र को भी ठीक कर सकते हैं। इसकी शिक्षण विधियाँ, फिर इसको मतलब कि उपचार करने के क्या क्या तरीके? एक तो सामूहिक या फिर क्लासरूम को, जैसे कि पूरी क्लासरूम में सभी छात्रों को इंग्लिश बोलने नहीं आती या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उनका एक एक्स्ट्रा पीरियड लगा दो। या फिर किसी छात्र विशेष या फिर विशेष ग्रुप को समझ में नहीं आती है, तो एक व्यक्तिगत विधि है। ठीक है, तो वहाँ पर कितनी थी? 4। निदानात्मक विधियाँ कितनी हैं? 4। और उपचारात्मक कितनी हैं? तो 2 है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के 8 सोपान या फिर 8 स्टेप्स हैं। तो 8 स्टेप को पढ़ लेते हैं। कितने सोपान ये पूछे या फिर स्टेप्स कितने हैं? तो 8 है। पहला है समस्या। पहले तो समस्या ज्ञात करो कि भाई क्या समस्या है छात्र में। उसके बाद क्या करो? समस्या का कथन, की छात्र को पूछो कि तुझे कहाँ पर समस्या हो रही है और वो क्या कहना चाहता है, उसकी जानकारी करो। जैसे कि समस्या है कि एक छात्र को वर्तनी में अशुद्धि है, उस छात्र को बोलने नहीं आता है, ठीक है, या फिर लिखने नहीं आता है। तो कक्षा और समस्या का कथन क्या है कि कक्षा 8 के बालकों द्वारा वर्तनी में अशुद्धियाँ करना ये कारण है। आपने पहला क्या किया कि पहले तो समस्या ली, कि कौन सी समस्या ली आपने? वर्तनी संबंधित। यहाँ पर जैसे कि कितने क्षेत्र हैं? 3 है, 4 है। वाचन संबंधित, लेखन संबंधित, रचना संबंधित और व्यापक संबंधित। तो आपने पहले तो एक समस्या ली, कौन सी? निदान करने के लिए वर्तन या फिर वाचन संबंधित। ठीक है, पहली समस्या ले ली। फिर उस समस्या कथन का देखा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स कि आपको फिर से एक बार सब भूल जाओ, इरेज कर दो अपने माइंड से। जैसे कि पहला स्टेप क्या है कि आपको देखना है कि कौन कौन से छात्रों को नहीं आता लिखने। तो पहली तो समस्या पकड़ ली आपने कि लिखने किसको नहीं आता है वो देखो। फिर समस्या कथन देखो, मीन्स कि कौन सी, आप चेक करो कि 6 क्लास के जो छात्र हैं आपकी स्कूल में उसको लिखने नहीं आता। फिर क्या है? संभावित कारण देखो कि भाई उस क्लास में स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर हैं, या फिर शिक्षक खराब है, वो देखो। फिर आंकड़ों को एकत्रित करो, फिर देखो कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या शब्द लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। मात्राओं में प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें सही से सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर श्रुति लिपि में प्रॉब्लम है। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करो और गहराई से पढ़ो। फिर छात्रों को एक बार एक एक करके पूछो, वो आंकड़ों का विश्लेषण है। प्रमुख कारण जान लो कि हाँ टीचर में ही प्रॉब्लम थी, इस कारण से छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर उपचार करो कि उसको उपचार करो, मीन्स कि दूसरा टीचर ले आओ। फिर परिणाम देखो कि हाँ अब छात्रों में क्या है, सुधार आया नहीं आया, ये देखो। तो ये 8 स्टेप है। स्टेप पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे तो पहले समस्या चेक करो, मीन्स कि पहले तो आप देखो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम को चेक करना है। दूसरा, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वो देखो। फिर उसके बाद कारण पूछो, फिर आंकड़ों को एकत्रित करो, फिर विश्लेषण करो, फिर प्रमुख कारण जानो, फिर उपचार करो और फिर परिणाम देखो। ये 8 स्टेप थे जो हमने पढ़ लिए, और इस तरह से आज हमारी क्लास ख़त्म हुई और हमने सारी शिक्षण विधियाँ भी पढ़ ली हैं। अगर आपको देखना हो तो देख लेते हैं हम। मूल्यांकन वाला पहले वीडियो में कर लिया है, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण इस वीडियो में कर लिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी इस वीडियो में हो गया है, और उपचारात्मक शिक्षण भी हो गया है।
तो इस प्रकार से हमने शिक्षण विधियाँ सारी कंप्लीट कर दी। तो बहुत अच्छी बात है और जाते जाते कुछ सुनना